उनके शब्द देश की सीमाओं में नहीं बचते। वे संवेदना के धागे से बुनती हैं पीढ़ियों के दुख और सुख, उजागर करती हैं अपने समाज को, अपनी प्रकृति को और उस मिट्टी को जिस मिट्टी में स्थानीय खुशबू संस्कृति की, कला की, यथार्थ की होती है। देश काल के आर पार आप दर्ज करती हैं नारी के दुख, घुटन, उसकी बेबसी, उसकी मुक्ति कामी छटपटाहट और काफी हद तक स्वाभिमान भी। मैं बात कर रहा हूं जानी मानी संस्कृत कर्मी, कला प्रेमी, पत्रकार और साहित्यकार आप नासिरा शर्मा जी की। आप लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात होगी कि मैं नासिरा जी का परिचय देते समय साहित्यकार का नाम सबसे बाद में लिया। नासिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य तक के बातें मुलाकात के कार्यक्रम। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हिंदी साहित्य जगत या दुनिया में जो भारतीय साहित्य पहुंचा है उसमें नासिरा जी का नाम उन लेखकों में शुमार होता है जो पूरी मध्य एशिया की संस्कृति पर जिन्होंने बड़ा काम किया है। केवल संस्कृत पर नहीं बल्कि समाज, कला और साहित्य पर भी काम किया है। हिंदी जगत में हम अगर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य पूर्व देशों की संस्कृति और समाज या वहाँ की नारी की स्थिति को समझते हैं तो इनको पढ़कर समझते हैं, इनकी कहानियों को पढ़कर समझते हैं, इनके उपन्यासों को पढ़कर समझते हैं या इनके लेखे को पढ़कर समझते हैं। नासिरा जी इस मायने में एक विश्व नागरिक के तौर पर कम से कम मैं महसूस करता हूँ उनको। आपका जन्म 22 अगस्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1948 को हुआ, क्योंकि तारीख बहुत कम जगहों पे मिलती है। 48 पक्का है कि 1948 में हुआ, इलाहाबाद में। आपका अध्ययन अध्यापन, उस पर मैं बात करूंगा इसी कार्यक्रम में, पूछूंगा जब बचपन के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। लेकिन आपका जो काम है वो बतौर पत्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बतौर लेखक भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शोधकर्ता के रूप में आपने पूरे मध्य एशियाई समाज को बहुत ढंग से समझा है, देखा है और बयान किया है। आपकी पुस्तकें पूरी दुनिया में चर्चित रही हैं और हिंदी जगत में कहानी संकलन पत्थर गली, शामी कागज, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, बुत खाना, दूसरा ताजमहल और मेरी प्रिय कहानियां करके भी एक संकलन आया। कुछ संकलनों का नाम निश्चित रूप से मैं भूल रहा हूँ या छोड़ दिया हूँ। उपन्यास पारिजात, 7 नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा और कागज की नाव के नाम से आए। नाटक भी आपने लिखा, दहलीज, पत्थर गली, प्लेटफॉर्म नंबर 7। रिपोर्टाज लिखा, जहां फब्बारे लहू रोते हैं। लेखों का संकलन आया, किताब के बहाने, राष्ट्र और मुसलमान, औरत के लिए औरत। कितना महत्वपूर्ण विषय है, आप इसके शीर्षक से समझ सकते हैं। बहुत सारी टेलीफिल्में भी बनी आपकी लिखे पर, वापसी, सरजमीन, शालमली पर। इसके अलावा माँ, तड़प, आया बसंत सखी, काली मोहिनी, सेमल का दरख्त और बावली। आपको कथा यूके सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। और हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि नासिरा जी, मेरे पिछले 6 महीने के प्रयास के बाद आप एक महत्वपूर्ण काम कर रही थी। ईरान पर आधारित अपनी पुस्तकों का प्रूफ वर्तनी सुधार कर रही थी, संपादन देख रही थी। चूंकि वह महत्वपूर्ण काम था इसलिए मैं लगातार पीछे लगा रहा और नासिरा जी को आज पकड़ पाने में सफल हो पाया और आपके सामने उनसे बातचीत करूंगा। शुरुआत करूंगा उनके बचपन से। नासिरा जी, अपने बचपन के बारे में बताएं और उस इलाहाबाद के बारे में बताएं जो अब प्रयागराज है। वह समय क्या था, परिवार कौन सा था, किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई और जो निर्मित हुई आज नासिरा जी जो मेरे सामने हैं,
जो कुछ वो लिखती हैं वह किस तरह से यहाँ तक पहुंची? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने 6 महीने तक मेरी हर बात को बहुत खुले दिल से कहा कि ठीक है कुछ दिनों बाद। दूसरे धन्यवाद दूंगी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जिसमें उलझाव बहुत था दिमागी तौर से, क्योंकि बहुत पुरानी बातों को फिर नए चैप्टर में लाना अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तब्दीली तो देखिए कितनी जबरदस्त आई जो बयान से बाहर है। तो उन सब चीजों में बहुत उलझी रही। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल आपने बचपन के बारे में पूछा तो मैं कहूंगी कि मेरा वक्त जो था वो था 1948 का, और 47 में मिली थी आजादी। तो आजादी की खुशी के बाद एक बहुत ही बड़ा 2 ट्रेजेडियां हुई थी, जिसे कहते हैं भावनात्मक तरीके से लोगों के दिल और दिमाग बटे थे, आंगन और कमरे बटे थे, वो था बंटवारा। और उसके बाद कुछ ऐसी योजनाएं थी जो वजूद में आई, जिसमें जमींदारी का जाना और उन सारी चीजों का टूटना, उन संरचना का जो समाज को बांधे हुए थी, उससे सब कुछ बिखर गया। और कोई ब्लूप्रिंट पहले से नहीं था, सब कुछ हिंदुस्तानियों को एक नए अंदाज से करना था। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि मेरा घर भी कोई उससे वंचित नहीं रहा। वो दूसरी बात थी कि जो एक आम लोगों की परेशानी उस वक्त थी, जिससे पूरा मुल्क जूझ रहा था, उससे हम भी जूझ रहे थे। लेकिन हमारी 2 चीजें थी। एक तो ये था कि हम आश्रित नहीं थे जमींदारी पे, और दूसरे हमारे यहाँ ये था कि कोई पाकिस्तान नहीं गया। तो उस तरह से हम इमोशनली थोड़ा सा मजबूत थे, घर का माहौल। लेकिन ये जरूर था कि वालिद का इंतकाल 1955 में हो गया। उस वक्त हमारे बड़े भाई हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहे थे और हम 5 बहन भाई थे। तो वालिद का कोई जिसे कहते हैं यादें या उनका इल्म मुझ तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये था कि माहौल में वो सारी चीजें थी। और जमाना तो करवट बहुत बुरी तरह से बदल रहा था, और सब बहुत डिवोटेड लोग थे। किसी ना कहीं वो चाहते थे कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं विकसित मुल्क हमारा बने, उन्नति से भरा हुआ। तो उन दिनों मुझे याद है कि हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां का माहौल बहुत दोस्ताना और वो था, लेकिन जो हमारे साथी लड़कियां थी, हम लोग की कोई उस वक्त उम्र होगी ऐसे ही समझिए 14, 15, 16, इन सारे सालों में तो जो बातें वो बताती थी उसका असर तो होता ही था पाकिस्तान में गए उनके रिश्तेदारों का। तो मेरे लिए ये सब चीजें नई थी। घर का माहौल मेरा बहुत पुरसुकून था, क्योंकि माँ का पूरा प्रोत्साहन था कि हम लोग पढ़ें और ज्यादा लिखें। और जिस तरह के माहौल था उसमें हमारे यहाँ 2-3 नौकर थे जो एक तरह से हमारे किले जैसे घर के पासदार थे और पासबान भी थे, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन प्यार का माँ के बाद उन्हीं लोगों से था। और नौकरों के बच्चों के साथ मैं बहुत खेली हूँ। कोई विभेद इसका मतलब नहीं था, बचपन से ही जी, आपको बिल्कुल नहीं था। यह एक आश्चर्यजनक बात आपने बताई, क्योंकि विभाजन की जो त्रासदी थी और उस दौरान जो सांप्रदायिक वातावरण देश का था, हालांकि आज भी हम उसमें बहुत बेहतरी नहीं देख पाते हैं। हालांकि हम बात कर पा रहे हैं उस हिसाब से लोकतांत्रिक, चूंकि जिन देशों पर आपने काम किया है उनकी तुलना में निश्चित रूप से हमारी स्थिति एक आदर्श के रूप में है। लेकिन उस माहौल में आप के ऊपर जो असर पड़ना था, मुझे लगता है कि यह माँ के संस्कारों का और उनके प्रयासों की देन थी कि आपने शिक्षा की तरफ आप सभी भाई बहनों का प्रयास हुआ।
आप कॉलेज में जब गई, आपने 14-15 साल की बात की, यानी बचपन से आपने बताया, कॉलेज का माहौल क्या था? और आपने मतलब हमारे यहाँ पे अमूमन यह मान के चला जाता है कि लड़कियां अगर अभिजात्य परिवार की नहीं हैं या बड़े कुल और बड़ी जातियों में पैदा नहीं हुई हैं, तो शिक्षा को लेकर वह सरोकार न तो हिंदू न तो मुस्लिम, हर समुदाय में यह एक दिक्कत है, खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर। आप 48 में पैदा हुई और आप उच्च शिक्षा न केवल हासिल की बल्कि पढ़ाया भी, उसकी चर्चा अभी होगी। तो इसकी वजह क्या थी? और जो आप कॉलेज में गई तो वहां का के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरी शुरुआत हुई है कॉन्वेंट सेंट एंथोनी से। जी। तो उस कॉन्वेंट का माहौल में डिसिप्लिन बहुत था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और डिसिप्लिन के साथ कुछ तल्ख यादें वहां से जुड़ गई थी मेरी, क्योंकि कुछ टीचर्स का जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वहां पे। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी कि जिसने मुझे एक तरह से उखाड़ सा दिया था उस पूरे माहौल से। लेकिन मैं 2 साल ही रही और फिर एक मूवमेंट चला, मतलब मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने का, निम्न वर्ग के। तो जो इलाहाबाद के उच्च वर्ग थे या पढ़े लिखे थे और बाशऊर लोग थे, उनकी लड़कियां खास तौर से वहां भेजी जाने लगी, हमीदिया गर्ल्स कॉलेज में। जी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग इस तरह की सवाल करते हैं जिससे मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि वो हम लोगों को कैसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत पता नहीं किस दौर में जी के यहाँ तक तरक्की करके आए। और मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, हम लोग गुलाम तो थे, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों का और हिंदुस्तानियत का दोनों जो संस्कृति थी और जो उसका प्रकाश था, उससे हम वंचित नहीं रहे हैं। जी। और उस वक्त कुछ चीजें बहुत अच्छी भी आई हमारे यहाँ। और इलाहाबाद उस वक्त उरूज के ऊपर था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजेस थे, और पूरा यूपी एक तरीके से शायरों और अदीबों का गढ़ था। किसान आंदोलन वहां से शुरू हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। और मैं आपको बताऊं कि जो बंटवारे के बाद का सीन है, वो उर्दू के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनकी किताब थी उर्दू अदब आजादी के बाद। इत्तेफाक से हाई स्कूल देने के बाद मैंने वो किताब पढ़ी, उसका बहुत किशोर मानसिकता पर मेरे बहुत गहरा असर पड़ा। तो मैंने सियासत की जगह मैंने ह्यूमन नेचर को रीड किया और उससे मुतासिर हुई कि जो कुछ सियासत करती है उससे कॉमन आदमी कितनी तकलीफ में होता है। तो मैं कभी भी इस झगड़े में पड़ी नहीं कि फला ने क्या कहा और फला ने क्या कहा। बस मुझे ये याद रहा कि हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना है जिससे इतना दुखी हों लोग। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि कॉन्वेंट से निकल के हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए और हमीदिया गर्ल्स कॉलेज चले गए। तो वो दौर ये था कि बड़ी बड़ी कोठियां थी, तंग गलियां थी, तो उसमें रिक्शे से जाते थे, वहां बस से जाते थे, वहां स्कर्ट पहनते थे, यहाँ शलवार जम्पर पहनते थे। तो एकदम मुझे चुप लग गई थी। 3rd क्लास में थी, मैं किसी से नहीं बोलती थी। और वो कोतवाल साहब का बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी, आप सोच नहीं सकते। उसमें कभी हम लोग किराएदार थे और हमारी बड़ी बहनों की पैदाइश वहां हुई थी, हमारी अपना मकान बनने से पहले जी। तो और मेरी पैदाइश अपने नए मकान में हुई। तो उसमें यह था कि बहुत ही खूबसूरत 3rd क्लास जो क्लास था, हमारा कक्षा थी, उसके बड़े बड़े मेहराबदार दर थे। तो मैं वो टाट बिछा रहता था, उस पर डेस्क रहता था, तो उस पर मैं बैठ के रिसेस में या जैसे ही पीरियड खाली होता था पेंटिंग्स करती थी
और उनको उन खंभों पे लगा देती थी, तो क्लास बहुत सज गया था। और लड़कियां हसरत करती थी कि एक बात मुझसे हो जाए। और मैं दमबखूब थी कि वहाँ जो थी जो हमारी टीचर्स थी, या तो फ्रॉक पहनती थी या साया पहनती थी, और यहाँ पे कोई शलवार जंपर पहने तो कोई साड़ी पहने, तो एक अजीब तरह का झटका दिमागी मुझे लगा एडजस्ट करने में। वहां पे चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े दरख्त थे, और शानदार मोहल्लों से हम गुजरते थे। यहाँ गलियां थी, गलियों में कभी कभी रिक्शा अटक जाता था, क्योंकि कोई भी किराएदार जो था, जो सब्जी वाले थे और हलवाई थे, उनकी पलंग बिछी रहती, छोटा सा खटोला, उसमें बच्चे सो रहे हैं, हटाओ बचाओ गिर ना जाए, घंटी बज रही है। तो जिंदगी बड़ी भरपूर लगती थी हमें उस मोहल्ले की। और जो हमारी 7 लड़कियां थी, वो क्लास में खड़े होके, भाई होमवर्क क्यों नहीं किया? साहब हम कपड़े देने गए थे। तो तुम कपड़े क्यों देने गए थे? तो अम्मा आयरन कर रही थी, और पिताजी जो थे वो कपड़े धो रहे थे। तो धोबिनों की लड़कियां, कहारों की लड़कियां, हलवाइयों की, दुकानदारों की, सबकी लड़कियां हमारे स्कूल में आती थी। और जितने आला खानदान थे इलाहाबाद के, उनकी लड़कियां आती थी। तो आप सोच सकते हैं कि हमने किस तरह के हिंदुस्तान को टच किया था। निश्चित रूप से यह एक मतलब बहुत ही सराहनीय बात है आप कह रही हैं, और सुनने में हमें आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी साहित्यकारों से बात किया हूँ, या हम जो पढ़ते हैं, एक फिल्म आई थी हिंदी मीडियम, उसमें इंग्लिश मीडियम, उसमें भी यह है कि अगर बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, संदेश यही था कि अगर बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो उन स्कूलों की स्थिति सुधर सकती है। आप बता रही हैं कि उस जमाने में यह प्रयास किया जा चुका था। जी हाँ, बिल्कुल किया जा चुका था। और सबसे खास बात यह थी हमारे स्कूल की खूबी कि हमारी प्रिंसिपल क्रिश्चियन थी। 2-3 टीचर्स, हमारी पीटी की टीचर्स 2 थी, वो हमारी क्रिश्चियन थी। हिंदी की और संस्कृत की हिंदू थी, बाकी मुस्लिम्स थी। मतलब मिला जुला था। और सब में बहुत ऐसा नहीं था कि टीचरें कॉम्प्लिकेटेड नेचर की नहीं थी, लेकिन एक खास सम्मान और प्यार और वो थी। जैसे पीटी टीचर मिसेस दत्त हम लोगों को बिला वजह मारती थी। मैं नहीं पीटी, लेकिन इतनी जोर से गाल नोचती थी, और कुछ अंदर बहुत गुस्सा था। लेकिन जब वो उनकी शादी हुई और वो प्रेग्नेंट हुई, तो एकदम उनका नेचर बदल गया था। और समझ में नहीं आता था इतना प्यार क्यों हम लोगों को करने लगी है। तो ये सारी चीजें बहुत दिलचस्प रीडिंग कितनी थी। बारीकी से आपने जो है अपने जी उस बचपन में भी आपने अपने परिवेश को देखा और समझा, और आपको छोटी छोटी बातें, मतलब वहाँ का पूरा परिदृश्य भी और लोगों का व्यवहार भी याद है। तो जब आप बड़ी हुई, कॉलेज में गई स्कूल के बाद, तो वहाँ के बारे में बताएं, उस समय के। वही स्कूल कॉलेज बन गया था, 12th अच्छा। हो गया था। तो 12th में जब हम लोग गए तो एक दूसरी तरीके का था। वो टीचर से दोस्ती भी हो गई थी, वो डिसिप्लिन से हम लोग बाहर निकल आए थे। तो बहुत सारी बातें होती थी टीचर्स से। और संस्कृत की जो टीचर थी वो तो बाद में उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। और एक उमा बहन जी थे, उनसे हम लोग बहुत शरारत करते थे। वो संस्कृत की थी। तो जो हमारे क्लास की लड़कियां थी, उसमें से एक लड़की थी, वो बहुत तेजी से रामा 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 ऐसे करती थी। तो वो कहती भाई धीरे धीरे कहो, संस्कृत का वो पाठ धीरे धीरे करो। तो उनका नहीं मैम, मैंने बहुत जल्दी में याद किया और इसी तरह याद किया है। तो मैं धीमे, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत बोल जाती थी वो। और संस्कृत में हम लोगों ने ये भी कर लिया था कि अगर छोटी छोटी कहानियां थी तो उसका पहला शब्द और आखिरी शब्द बड़े ध्यान से वो करके पूरी कहानी हिंदी में हम लोग तय कर लेते थे। तो ये सब यादें बहुत दिलचस्प थी। और मुझे याद पड़ता है कि एक हिस्सा था हमारा, वो थोड़ा सा मुश्किल था उर्दू का, तो उसको हमारी बड़ी बहन ने मदद करा के बहुत ही खूबसूरत लिखवाया था। और उस पर अच्छा। वेरी गुड भी मिल गया था हमको।
तो इत्तेफाक देखिए कि वो इम्तिहान में आ गया, तो मेरी तो तैयारी थी, मैंने लिख दिया। मेरे पीछे मेरी दोस्त थी, बोली मदद करो थोड़ा, तो मैंने तिरछी कर दी, तो उसने उतार लिया। उसके बाद पीछे वाली लड़की ने कहा कि निखत मेरी मदद करो, तो उन्होंने मदद करा दी। अब हम लोगों की शामत आई कि वो कॉपी जांच रही थी, उन्होंने ऊपर बुलाया, कहा आइए आप तीनों और ये बताइए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। निखत सुल्ताना को तो अकल थी, उन्होंने बदल दी, और आपको अकल नहीं थी, आप पकड़ी गई, जो तीसरी लड़की थी। तो खैर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन हम लोगों की खिंचाई बड़ी जबरदस्त तरीके से की थी, बहुत ज्यादा की थी। तो इन सब चीजों ने, जानते हैं, अंदर से हम लोग की ग्रोथ और हम लोग को बहुत वर्गों से मिलवाया। और हमारे अलावा भी कुछ लोग सांस ले रहे हैं, उनकी मुश्किलात क्या है, उनके घर कैसे होते हैं, कैसे उनको दाई छोड़ने जाती है, ये सारी चीजें भी थी। मतलब आपकी संवेदना जो है वो उसी समय से, आपको तो पता नहीं रहा होगा कि आपको लेखक बनना है या आगे चल के आप पत्रकारिता और वही ऐसी लेखिका बनेंगी जो उसी समाज का, उसी तबके का, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, उसे अपना सा पाके उसको व्यक्त करेंगी। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब गई तो यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा था? आप तो, हालांकि आप बता रही हैं ये जो एजुकेशन था ये गर्ल्स कॉलेज था। जी, ये तो गर्ल्स कॉलेज था। तो जब और यूनिवर्सिटी में गई होंगी तो वहां कोई एजुकेशन रहा होगा? बिल्कुल था, क्योंकि ज्योग्राफी तो हम लोगों का मिला जुला ही था, जी। और बॉयज उसकी तरफ जाते थे। वहां भी दो टुकड़े थे, लेडीज का और उसका। तो उर्दू तो हम लोग यहीं पढ़ते थे, और अंग्रेजी के भी क्लासेस होते थे, एजुकेशन के भी होते थे, लेकिन ज्योग्राफी के लिए हम लोग उधर जाते थे, और साथ में हम लोग फील्ड वर्क भी करते थे। लेकिन हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए यूनिवर्सिटी में पहले साल, क्योंकि जो हम लोगों का तार बंधा हुआ था टीचरों से, माहौल से, और हमारी जो प्रिंसिपल थी वो चाहती थी कि हम लोग को हर चीज आ जाए। उनमें एक तरह का इतना जज्बा था कि किसी तरह से बैकवर्ड क्लास को हम आगे ले जाएं। तो चुनाव होता था हमारे यहाँ, एक टीचर्स डे होता था, जिस दिन हर लड़की किसी ना किसी सब्जेक्ट की टीचर और प्रिंसिपल बनती थी। राउंड होता था, भाषण होते थे, खेलकूद होता था, कंपटीशन होता था। मतलब किसी तरह से ये आप नहीं कह सकते थे कि हमीदिया जो है उस दौर का A1 और बहुत ही प्रोग्रेसिव एडवांस स्कूल या कॉलेज नहीं था। लेकिन वो सारी चीजें हम लोग को यूनिवर्सिटी में नहीं मिली। यूनिवर्सिटी में एक दूसरे तरह का माहौल था, और हम लोग काफी भटके भटके और अजीब तरह से रहते थे। और जब एमए में मैं थी, एमए ज्योग्राफी में मैंने एडमिशन ले लिया था, तो वो पूरा एमए नहीं कर पाई, फिर मैं चली गई एडिनबरा शादी के बाद। तो बस ये रहा। शादी आपकी इतनी जल्दी हो गई? जी। जीवन में प्रेम कब आया? देखिए, प्रेम हर एक के दिल में रहता है, और प्रेम के बड़े मुख्तलिफ एंगल्स रहते हैं। मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, और मुझे याद है कि हमारे यहाँ आंगन में 2 बत्तखें पली थी, बड़ी वाली। हाँ, बड़ी वाली। जी, सफेद रंग की बत्तखें थी, और बकरियां भी थी। हम लोग को बकरी का दूध पिलाया गया। तो बकरी एक दिन भूसा खा रही थी, तो न्याय की तलाश मेरी तभी से थी, ऐसा लगता है, हंसी भी आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि बकरी लगातार खा रही है और बत्तख नहीं खा रही है। मैं गई, एक मरतबा भूसा निकाला, बत्तख को दिया, दोबारा, तीसरी मरतबा उसने सींग मार दी। तो एक बहुत ही अच्छा निशान न्याय का मुझे मिला है कि भाई सबके खाने अलग थे, आप क्यों वहां जा रही। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें, या नजर बचा के मोहल्ला घूमना, अपना भी, स्कूल का भी, तो ये सब चीजें रहती शादी हैं। के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और आप लेखन की तरफ कैसे मुड़े? देखिए, लेखन तो हमारे घर का एक दस्तूर था। जी।
अच्छा लिखें बुरा लिखें कुछ भी लिखें, लिखना था। और कई तरह की चीजें लिखी जाती थी। कुछ लोग गजल लिखते थे, कुछ नौहा मरसिया लिखते थे, और संगीत का तो दखल था ही, क्योंकि नौहे जो थे वो पढ़े जाते थे, गाए जाते थे। मरसिया का भी यही हाल था कि तैतुल लफ्ज भी होता था गाए, तो संगीत का बहुत दखल है जी उसमें। और मुहर्रम में और चेहलम में तो 2 महीने 3 महीने तक यही संगीत में माहौल रहता है। जी दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड में जो मैं गई तो मैरिड लाइफ थी मेरी, तो 2 बच्चे भी वहीं हुए। और ये जरूर था कि बहुत सारे पाकिस्तानी थे जिनसे उर्दू अदब पे बहुत ज्यादा बात होती थी। उर्दू का एक पेपर निकलता था, वो पढ़ लेती थी। प्यास तो होती थी कि हिंदी और उर्दू जो है वो कहीं से मिल जाए, पढ़ लूं मैं। एक चादर मैली सी मेरे पास थी उस वक्त, उसको मैंने कितनी मरतबा पढ़ा है। अच्छा। इसलिए कि जो ललक थी ना कुछ पढ़ने की और हिंदी को देखने की, उसके अक्षरों की, वो इसी तरह पूरी होती थी। और दूसरे कोई कोर्स तो वहां मैं नहीं कर पाई, लेकिन वहां से जब लौटी 3-3.5 साल बाद, तो काफी कुछ सीख के लौटी। एक तो उस मुल्क में गई थी जिसने हमें गुलाम बनाया था, जी और लेकिन उनकी जो अंग्रेजों की मोहब्बत थी वो बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि उन लोग इतने ज्यादा जिसे कहते हैं जो बुजुर्ग थे और पब वगैरह से निकलते थे, तो मेरी बड़ी बेटी की प्रैम लेके हम लोग चलते थे, तो हमेशा कहते ओ गॉर्जियस। और फिर वो शिलिंग 2 शिलिंग का वो देते थे चांदी का, वो शायद बहुत ही शगुन की बात है या जो भी है, तो वो भी देखने को मिला। और ये भी देखा कि अंग्रेज कितनी ज्यादा खाने में इंडियन टी के, सारी के उस वक्त, लेकिन उसके साथ एक बिटरनेस भी देखी जो उनमें था। जो वहां वर्कर्स थे उनके और अंग्रेजों के बीच में एक अलग रिश्ता था जो हम इंटेलेक्चुअल क्लास में नहीं था, क्योंकि स्कॉलरशिप जो था वो वही था, ब्रिटिश काउंसिल का था। तो ब्रिटिश काउंसिल के सभी मुल्कों से आए हुए लोग थे पीएचडी के लिए, उनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट थे। तो कॉफी टाइम पे सबसे मुलाकात होती थी और सबसे कम उम्र में थी, तो कुछ समझ ही में नहीं आता था, प्रोनाउंसिएशन उन लोगों का समझ में नहीं आता था, झिझक होती थी कि सब तो टीचर्स की उम्र के लोग हैं, क्या बात करूं मैं। लेकिन बहरहाल वहां बैठ के थोड़े मैप वैप बनाती रहती थी मैं। लेकिन मैंने वहां उस सोसाइटी से सीखा बहुत कुछ सीखा। आप डिसिप्लिन सीखा, टाइम की कदर सीखी, और वो सारे जो चीजें थी अंग्रेजों को लेके, वो बहुत कुछ जहनी तौर से, मतलब जड़ चीजें ने जड़ता मेरे अंदर, सोच के अंदर मैं नहीं लाई। और चूंकि अंग्रेजों के घर तक मैं गई, उनके साथ खाया पिया और पिकनिक की, तो उनके नेचर के बहुत करीब हम लोग हो गए, जिनकी दोस्तियां अभी भी हमारी चल रही हैं। तो उससे उस सोसाइटी में बहुत ही दूसरी तरीके की थिंकिंग के साथ हम लोग रहे। मैम, आपकी जो बातचीत है उसमें जो आपके अनुभव हैं उनको सुनने के बाद यह लगता है कि आप किसी भी वर्ग, समुदाय, लिंग, जाति, धर्म, मजहब, इन चीजों से अलग मनुष्य के खुद के अंदर के विकार या उसके सद्गुण की तलाश को सही मानती हैं। आप ये मानती हैं कि किसी भी समुदाय में गलतियां भी हो सकती हैं, अच्छाई भी हो सकती हैं, और उसका वर्ग या जाति या देश से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई बंदिश नहीं है। और अक्सर मैंने देखा है, जैसे ईरान में गई थी तो वहां पे मैंने बहुत एंजॉय किया था उनका फूड। तो पूरे वक्त हमारे साथी टीचर्स और स्टूडेंट खफा रहते थे, क्या इन लोग खाते हैं क्या है। तो मैं कहती थी आप हिंदुस्तान जीने आए हैं कि ईरान जीने आए हैं।
और इसी तरह ईरान, इसमें भी देखा, इंग्लैंड में भी देखा। और लोग ये सोचते हैं कि ये वतन की मोहब्बत है। जी नहीं, ये वतन की मोहब्बत नहीं है अपने को ऊंचा करना। आप तो जैसे हैं अपने वतन से प्यार करते ही हैं, लेकिन एक्सटेंशन भी तो देखिए कि आपके तजर्बे का एक्सटेंशन हो रहा है कि दूसरे लोग भी तो उसी तरह अपने मुल्क को प्यार करके जी रहे हैं। तो ये सब चीजें जो थी वो मुझे बड़ी मजाकिया सी लगती थी कि भाई आप कुछ नया देख रहे हैं, दुनिया का एक हिस्सा देख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको जानिए। तो जैसे ईरान में किसी ने कहा था कि हम लोग सड़क के किनारे एक झुग्गी में बैठ के कुछ खा पी रहे थे, तो एक देहाती आ गया तो बोले आप लोग हिंदुस्तान से हैं तो आप लोगों के पास पेट्रोल तो है नहीं, तो गाड़ी कैसे चलती है? तो हमारे एक टीचर ने मजाक में कहा कि हम लोग मिर्चें भर देते हैं उसमें और वो चल पड़ती है। तो इस तरह के हल्के फुल्के मजाक भी रहते थे। आपने पत्रकारिता, अध्यापन, लेखन तो किया ही। इन विधाओं में जो आपकी सृजनात्मक है, आपने बातचीत में बताया कि आप पेंटिंग भी करती थी, पेंटिंग आपने छोड़ दी, पूर्णकालिक पत्रकार भी नहीं हुई, पूर्णकालिक अध्यापन भी आपने छोड़ दिया, पूर्णकालिक आप एक तरह से साहित्यकार के रूप में हमारे सामने हैं। इन सारी विधाओं में आपको पसंद कौन सी, दिल के करीब कौन सी ऐसी चीज थी जो लगा कि ये करके मैं संतुष्ट हूँ, या देखिए, मुझे एक यही बात करना मैं था? सच बताऊं कि मेरे स्कूल ने जो माहौल हम लोगों को दिया था, इसमें कोई मतलब हमारे जितने भी साथी दोस्त ये सुनेंगे मेरा इंटरव्यू, वो इस बात को कबूल करेंगे। और स्कूल से, उस स्कूल से पढ़ी हुई हमारी सीनियर भी, कि हम लोगों को हर तरीके से झोंका गया, हमारे गुणों को निकाला गया, हमें भट्टी में डाला गया कि तुम एक्टिंग भी करो, तुम भाषण भी दो, तुम दौड़ो भी, और तुम कंपटीशन में भी आओ, और फैंसी ड्रेस भी करो, डिबेट में भी आओ। तो हम लोग एकदम चार्ज थे। तो उसमें यह था कि हमारे बहुत सारे शौक हो गए थे। पेंटिंग्स हमारी बड़ी बहन ने छुड़वा दी कि तुम पढ़ो लिखोगे नहीं, पेंटिंग्स करोगी, जबकि मेरा हाथ बहुत अच्छा था। बचपन में मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनने का बेहद शौक था, एक्टिंग का। मतलब मेरी कमजोरी थी फिल्म और एक्टिंग, वो बहुत दिनों तक भी आप रही। अभी भी कर सकती हैं एक्टिंग। मैंने किया था एक सीरियल में, अपना ही लिखा हुआ सीरियल था, लेकिन मजा कुछ नहीं आया। नहीं आया? अच्छा। नहीं आया क्योंकि बहुत आगे निकल गई थी राइटिंग में। फिर डांस स्कूल में बहुत होते थे, तो लगता था कि नहीं डांस करेंगे, और शिकायतें भी घर जाती थी बड़ी बहनों के पास कि ये डांस करती हैं, मतलब नहीं शामिल होना चाहिए। तो कभी इस बातों की नोटिस नहीं ली गई, क्योंकि स्कूल में डांस करवाया जाता था और बहुत सारे उसमें सालाना जलसे में शाही ड्रामे होते थे। ड्रामे करने बहुत सारे किए हमने, टेलीविजन पे भी किया। तो उसमें यह था कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो टेलीविजन चूंकि जाती थी तो अनाउंसर बनने में भी चली गई, ड्रामे भी करने लगी, लेकिन हर जगह से झटका मिला। कहीं पॉलिटिक्स हुई, कहीं पे मजबूरी दिखी, और कहीं पे स्टेज तो इसलिए छूटा कि वो बहुत, उस वक्त ये था कि मैं पर्शियन में भी क्लासेस अटेंड कर रही थी और बच्चे भी छोटे थे, तो फिर लग रहा था कि सब चीजें नहीं। फिर एक दिन डॉक्टर शर्मा ने कहा कि तय कर लो कि तुम्हें करना क्या है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था तय करना, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो लगता था कि नहीं मैं इसमें आगे जा सकती हूँ। तो ये बिखरी चीजों को समेटना तो था, लेकिन मेरे हालात ने मुझे ला के उस जगह खड़ा किया कि तुमको सिर्फ एक चीज सूट करती है, वो है राइटिंग, और जिसको तुम घर बैठ के आराम से बिना लोगों से मिले, बिना किसी पॉलिटिक्स के तुम ये कर सकती हो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दो दरवाजे खुले हुए हैं। और हमारा प्रेस आजाद था, हमारे एक्सप्रेशन आजाद थे, और हमको बहुत ज्यादा इस बात की
आजादी थी कि आप कहीं और किसी भाषा में छप सकते हैं, तो वहां भी टकराटे हुई कि पर्शियन में भी लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं, और उसी में सिंधी भी सीखना शुरू कर दी थी मैंने। तो बाद में लगा कि नहीं, आप वो इस तरह से हर जबान को लेके एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो फिर ये सब चीजें अपने आप छुटती गई और आखिर में आ गई हिंदी और मैं। अच्छा, हिंदी का उर्दू, देखिए उर्दू इसलिए छुटी कि उर्दू में पब्लिशर ही नहीं थे, और अभी भी पब्लिशर बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनको आप अपनी जेब से पैसे दीजिए। तो हर किताब के लिए अगर आप 50,000 खर्च करते हैं, फिर 100 कॉपी आप घर में सजा के रखते हैं कि इनको कैसे निकाला जाए और उनकी देखभाल करें, ये बहुत तकलीफदेह है एक राइटर के लिए, लेकिन उर्दू वाले ऐसा करते हैं। तो हिंदी का लाभ हुआ ना, आपके आने से हिंदी समृद्ध हुई और हिंदी साहित्य का भला हुआ, इसलिए आपको यहाँ आना था। जी, आना था, और मेरे लिए ये था कि हिंदी और उर्दू में कोई फर्क मैं नहीं महसूस करती हूँ। लेकिन उर्दू वाले अक्सर कहते हैं कि आपको क्या, आप तो सिर्फ हिंदी में लिखती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप कोशिश क्यों नहीं करते मेरी किताब छापने की? मैं तो हाजिर हूँ, मुझे आती, पर्शियन भी आती है, लेकिन सवाल ये है कि राइटर छपना चाहता है, लोगों तक पहुंचना चाहता है। बिना छपे देखिए कैसे रहेगा? मौखिक तो इतना नहीं है ना, हम पोइट तो है नहीं, और बड़े बड़े नॉवेल तो हम नहीं सुना सकते स्टेज पे। मैम, बातचीत के दौरान शर्मा जी का जिक्र हुआ, आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई? यूनिवर्सिटी में हुई थी मेरी मुलाकात उनसे। उनके बारे में कुछ बताइए। वो बहुत काबिल आदमी थे। थार रेगिस्तान के ऊपर उनका पीएचडी था एडिनबरा से, और उन्होंने जिसे कहते हैं समर स्कूल टीचिंग भी की यूरोप वगैरह के। उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए, वो भी मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में। वो बहुत खुले दिल के थे, और मुझ जैसी टेढ़ी खीर को तो आपकी शादी का उस समय विरोध नहीं हुआ? देखिए, विरोध क्या होता कि मैंने आपको बताया कि वो समाज हमारा इलाहाबाद का दूसरा समाज था। वहां न खाप पंचायत थी और न कोई प्राइड में मरा चला जा रहा था, और ऐसी शादियां इलाहाबाद में बहुत कॉमन थी। क्या बात। और दूसरे ये भी था कि घर वाले जरूर परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण है तो इनकी बचपन में एक मोहतरमा कहीं गांव में बैठी ना हो, तो उन्हें ये लग रहा था किसी का घर तोड़ के तुम नहीं जाओ। लेकिन घर वाले, मेरी माँ खास तौर से तब मुतासिर हुई जब ये 1 साल इंग्लैंड में रह के वापस आए, तो इन्हें लगा कि नहीं, अगर वहां की मेमे इनको लुभा नहीं सकी तो ये सॉलिड आदमी जी। तो चलिए बस इस तरह से हुई शादी, कोर्टशिप। मैम, आपने ईरानी समाज पे लिखा है और खासकर वहाँ की महिलाओं पर आपकी जो पुस्तकें हैं, कहानियों में, आपने उपन्यास में भी, आपका जो लेखन का विषय रहा है वो समाज, साहित्य, कला और संस्कृति। आपने बताया कि बचपन से चूंकि आपकी पढ़ाई लिखाई जिस माहौल में हुई है, हर विधा में पारंगत करने की कोशिश कम से कम आपके अध्यापकों ने की थी। जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज भारतीय संदर्भ में स्त्री की आजादी की बहुत बातें होती हैं, शोषण की भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन जो आपसे बातचीत हो रही है हमारी, वह एक अलग समुदाय और अलग सोच को दर्शाती है। यानी भारत में भी किसी भी दौर में एक समाज, एक वर्ग ऐसा भी था जो शिक्षा के प्रभाव के चलते या अपने सामाजिक प्रभाव के चलते इतना सक्षम या इतना उदार था कि उसके लिए स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं था। और जब स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है तो फिर किसी वाद का कोई अर्थ नहीं है। तो
मेरा सवाल ये है कि भारतीय संदर्भ में ये जो वाद है, नारीवाद, स्त्रीवाद, स्त्री अधिकार या पुरुष पितृ सत्तात्मक समाज, भारतीय संदर्भ में किस रूप में है और इस पर और क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आपके समय में अगर 1948 में का इलाहाबाद या 1950, 55, 60 का इलाहाबाद, आज भी हम एक तरफ खाप पंचायत भी है, दूसरी तरफ इलाहाबाद में जिस समाज में आप पली बढ़ी हैं, जिसमें आपने शिक्षा पाई है, गर्ल्स स्कूल होते हुए भी वहां ये उद्देश्य था कि हमारी लड़कियां किसी से पीछे न रहे। घर में डांस को लेके आपको कभी मना ही नहीं की गई, यानी जो पढ़ना आप चाहती थी वो आपने पढ़ा, जो आप करना चाहती थी वो आपने किया। एक समाज यह भी था, कोई खाप का दबाव नहीं था। दूसरी तरफ आप ईरान भी गए। तो ये दो सवाल हैं, एक ईरानी संदर्भ में या मध्य एशिया के देशों में, अफगानिस्तान पर हम बाद में आएंगे, वहां स्त्री पुरुष संबंध जो है वो किस रूप में है, और भारतीय समाज में जो ये आज भी परचम या लहराया जाता है या कहा जाता है, बार बार जो बात होती है। पिछले दिनों मैंने एक कार्यक्रम में मन्नू भंडारी जी को याद करते हुए एक कार्यक्रम किया था और उसमें बहुत सारे सवाल आए और मैत्रेयी पुष्पा जी को एक लक्ष्य करके कहा गया कि राजेंद्र यादव से इनके संबंधों के चलते मन्नू भंडारी का निधन हुआ और वो दबाव में थी। ये संदर्भ मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि समाज में हम कभी स्त्री को दोष देते हैं, कभी किसी पुरुष को दोष देते हैं, कभी कहते हैं ये हमें सताते हैं, कभी हम कहते हैं ये हमको सताते हैं। वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे तो कुछ नहीं कहूंगी जी, इसलिए कि मैं कोई जज नहीं हूं कि दोनों को कटघरे में खड़ा करूं। और अलग अलग मैं तीनों लोगों को जानती हूँ, मनु दी से बहुत करीब रही हूँ, राजेंद्र यादव जी से भी, और मैत्री को मैं दूसरे तरीके से पसंद करती हूँ, उसकी कहानियां। मनु और राजेंद्र जी, मनु दी और राजेंद्र जी की रेस्पेक्ट सभी करते हैं और तो इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं और केवल मेरा सवाल ये था कि हमारा जो सामुदायिक हमारी सोच है वह हमारे समाज में नकारात्मकता को कहीं अधिक देख रही है। शायद कम से कम आपसे बातचीत में मुझे ये महसूस हो रहा है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं स्त्री पुरुष की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं मजहब को और धर्म को, उर्दू और हिंदी को, मतलब भाषा के आधार पर भी हम अलगाव की बात करते हैं, लिंग के आधार पर भी बंटवारे की बात करते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी बंटवारे की बात करते हैं, आर्थिक आधार पर भी हम समानता को, समता को, समरसता को नहीं देख पाते हैं। कम से कम आज के समय में हमारा जो दौर है उसमें विषमता को हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं दो लड़कियों की बात करूंगी और उससे पहले ये कहना चाहूंगी आपसे कि हाँ, आपने जितनी भी की ये आपस की टकराहट पे हम ज्यादा जोर देते हैं और उसको बहुत बड़े फ्रेम में भी कर लेते हैं। देखिए, स्त्री विमर्श या कोई भी विमर्श बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसकी अति भली नहीं है। मैं दो लड़कियों को कहूंगी, वो 80s का जमाना था और उसमें एक लड़की ने, प्रोफेसर की लड़की थी, उसने शादी नहीं की, तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों नहीं शादी की? बोले पता नहीं क्यों, जो पसंद आता है वो मैरिड मर्द रहता है। तो ये बात जो थी उसका इशारा ये था कि जो हम लोग की पसंद इतनी पक्की हो गई है, सोच इतनी हो गई, हमारी ग्रोथ इतनी हो गई कि हम उन मर्दों को पसंद करते हैं जो संजीदा, गंभीर और एक खास मतलब उम्र के एक खास पड़ाव पे रहते हैं। और दूसरी लड़की ने ये बात कही थी कि अजीब सी बात हुई, आज हमारे साथ एक फॉर्म भरवाया गया नौकरी के लिए और उसमें लिखा कि ये आप बताइएगा कि आप किसी भी मैरिड आदमी से आपका ताल्लुक नहीं बनेगा।
तो उसने कहा कि सवाल ये है कि हम अभी से कैसे कुछ कहें कि ऐसा नहीं होगा, या वो सेरेमनी है कि हम कसम खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं। और देखिए जो इमोशंस है मैन वुमन के, वो एक अलग तरह की, कभी गुंजलक भी होते हैं और कभी बहुत साफ सुथरे भी होते हैं। और मुझे याद है कि डॉक्टर शर्मा के डिपार्टमेंट में एक लड़का था, तो उसकी शिकायत किया एक पीएचडी स्टूडेंट ने कि सर आपका जो स्टूडेंट है, जहां मैं जाती हूँ वहां खड़ा हो जाता और रास्ता रोक लेता, मुझे घूरता है। तो डॉक्टर शर्मा खासे परेशान हुए, क्योंकि वो स्टूडेंट हैंडसम तो था ही, लेकिन बहुत ही अदब और लिहाज से रहता था। तो इन्होंने संजीदा मुझसे था। कहा कि तुम कुछ इसके बारे में सोच रही हो? मैंने कहा आप कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस एज का ये आकर्षण है। वो चुपचाप घूरता ही तो है और भाग जाके खड़ा हो जाता है, कुछ और तो नहीं कर रहा है, तो आप किस लिए उसको करेंगे? और दूसरे देखिए, ये यंग लोगों का मामला है। आप अभी डांटे फटकारेंगे और फिर देखेंगे कि इन लोग पेड़ के किसी तने पे बैठे चाय पी रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए कि देखिए किस तरफ को चीजें बढ़ती हैं। एक मरतबा मेरे घर के सामने हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एकदम से देखा कि एक लड़का जो है तने के ऊपर लड़की को थोड़ा सा दबाए हुए अपने उससे, जिसे कहते हैं, किसी चीज से मार रहा था। तो मैं एकदम से वर्कअप हो गई और सिक्योरिटी को फोन कर दिया, और एक लड़का सुनसान सड़क पे खड़ा ही सब देख रहा था। सिक्योरिटी आ गई, इनको पकड़ा। तो उस लड़के ने जाते हुए कहा कि मैम, आपने वही चीज देखी जो मैं कर रहा था, आपने वो नहीं देखा कि ये थोड़ी देर पहले मुझे कितना मार रही थी। और जो लड़का चुपचाप सड़क पे दिख रहा था मुझे, किसी हॉस्टल का, वो मेरे पास आके बहुत शिकवे वाले लहजे में बोला, मैम आपको शिकायत करना जरूरी था। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जिंदगी को बहुत सी गहराई से देखिए। ताबड़तोड़ हम जो हरकतें करते हैं वो मुनासिब नहीं है। दूसरे, अक्सर लोग मेरी बातों से ये सोचते हैं कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने उस जमाने में औरतों के बारे में लिखना शुरू किया जब ना कोई विमर्श था, ना कोई बात ऐसी थी। और देखिए हमारी राइटिंग में सभी लोग, उन लोगों को जो ज्यादा पीड़ित हैं उनको उठाते हैं, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, जानवर हो, कोई सूखा जिसे कहते हैं दरख्त हो, कहीं दीमक लग रही हो, हम उस दर्द की बात उठाते हैं। तो उसमें यह है कि हमने आजादी के बाद औरतों पे खास तौर से योजनाएं की, सरकारी भी रही, एनजीओस भी रहे, और बहुत काम हुआ। और एक दौर में ये भी हुआ कि थोड़ी सी लड़ाई में फौरन कहा जाता था अलग हटो, ये हटो, तो ये कहा गया एनजीओस जो है घर तोड़ है। बाहर के मुल्कों में तो ये बात थी ही कि एक जिसे कहते हैं, एक अदालत में एक अलग से खानवादा कुछ था कि जिसमें फैमिली जाए और अपने को सुलझाए। 3 महीना 6 महीना दिया जाता था एडजस्टमेंट में, फिर सीरियसली होता। वो अब हमारे यहाँ भी होने लगा, लेकिन उस जमाने में ये था कि एनजीओस जो है वो बहुत ही खराब रोल अदा कर रही है। दूसरी बात यह है कि मियाँ बीवी की लड़ाई में या मैन वुमन रिलेशनशिप में आज लड़ाई है, कल दोस्ती है, कोई चीज नहीं है। दूसरी यह है कि आपका जो कुंठा है, आपको एक दो धोखे मिले, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। तो अगर इकहरी आंखों से आप समाज को देखेंगे और अपने गम गुस्से से देखेंगे, तो उससे एक साहित्यकार का भला नहीं होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं शुरू से कह रही हूँ, ये मेरा फलसफा रहा है जिंदगी का, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत चीजें देखी खामोशी से, और मैं उस दौर की पैदावार हूँ जब हिंदुस्तान परतदार हो रहा था, और हमने बहुत सारे क्लासों को देखा है, क्योंकि उनके यहाँ जिंदगी कैसी, क्या समझौता था, क्या कैसे होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर एक तबके में मारपीट के बाद औरत ये कहती है कि वो मुझे प्यार करते हैं, अगर मारते हैं तो आपसे मतलब, दूसरी जगह एक थप्पड़ को एक पढ़ी लिखी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
क्योंकि उसी गाल के ऊपर अगर 1000 बार प्यार किया हो उस मर्द ने, लेकिन अगर वो थप्पड़ मार देती तो वो उनका स्वाभिमान जाग जाता है। तो ये सब बहस के मुद्दे हैं। और एक मर्द जो है वो रोज बिना किसी थप्पड़ मारे इतना परेशान करता है उस औरत को अपनी हरकतों से कि उसकी समझ में नहीं आता वो क्या करे। और तारीख भी गवाह है कि एक दौर था जब औरतों ने बहुत कुछ सहा, तो अब वो दौर गुजर गया है, लेकिन औरतें अब भी सह रही हैं। उसकी वजह ये कि हमारे हिंदुस्तानी समाज की जकड़न बहुत है। हमारे यहाँ सियासत इतना नहीं है, धर्म का इतना प्रकोप नहीं है जितना सियासी जकड़न का है, अरे सामाजिक जकड़न का है। ये ना करो, वो ना करो। आप फैशन से रह रहे हैं, आपका घर बहुत ही मॉडर्न चीजों से सजा हुआ है, लेकिन सडनली आप जब थोड़ी देर बैठने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा जड़ और बहुत ही रूढ़ी सोच के लोग हैं। वो नहीं टूट रहा है हिंदुस्तान से। अब आइए उसके ऊपर कि आजाद हिंदुस्तान के बाद औरतें बिना किसी सीढ़ी के, बिना किसी गॉडफादर के, उनकी संख्या बढ़ी। पहले कम थी, फिर संख्या बढ़ी है कि वो आगे बढ़ी। उन्होंने अपने को साबित किया। पहली इंजीनियर, पहली पायलट और पहली टीचर और ये सब चीजें, और उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा आजादी की लड़ाई में, सब कुछ हुआ। आज वो जो औरतें बढ़ गई, उनकी जो लड़कियां पैदा हुई हैं, उनके अंदर इतना रोष है कि वो हर बात में पहले रिएक्ट करती हैं कि मर्दों ने ऐसा किया क्यों। और मैं सोचती हूँ कि ये रिएक्शन किसी हद तक सही है, लेकिन इतनी तोड़फोड़ की उसमें जरूरत नहीं है। जो बात बैलेंस तरीके से कही जा सकती है, क्योंकि देखिए इनकलाब आता है, तब्दीली लाता है। कैसी तब्दीली लाता है? जब बहुत ही बर्बादी होती है, उसके बाद जो तब्दीली आती, अच्छी आए या बुरी आए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बदलाव धीरे धीरे आता है, उसकी जमीन बड़ी ही पुख्ता रहती है। और मेरा कहना यह है कि आज जो औरतें समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो मेरी शालमली की नॉवेल की हीरोइन है, या ठीकरे की मंगनी की महरुख है, या दूसरी कहानियों की, उनको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा समाज चाहते हैं। वो जब मर्द बहुत हाकिम था और हम सेवक थे, या आज हम हाकिम बन जाए और उनको सेवक बनाए और बच्चों को इकहरे माँ बाप का तोहफा दें। तो हम अपनी लड़ाई में बच्चों को एक तरफा कर देते हैं, उससे आने वाली नस्ल पे क्या होगा। तो ये बहुत संजीदा बात है कि आप छोटी लड़ाइयों को बड़ा कर देते हैं, और बड़ी लड़ाइयां जब होती हैं तो आप उस वक्त चुप हो जाते हैं। जैसे समाज की लड़ाई है, किसी मुद्दे की लड़ाई है, बतौर मिसाल देखिए किसान के मामले में लोग बढ़ गए, ठीक है, शाहीन बाग के मामले में बढ़ गए। तो आप सियासत करना तो जानते हैं ओछी, लेकिन आप सामाजिक बदलाव का जो गहरापन है उसको नहीं समझते। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि अमृता प्रीतम और कृष्णा सोपती में कॉपीराइट को लेके नामों का शुरुआत हुई। आज मैं कई जगह कॉपीराइट की चीजों से टकराती हूँ। बौद्धिक जो संपदा है उसको लोग चोरी करने लगे हैं। नई लड़कियां बहुत शिकायत करती हैं, लेकिन उस वक्त कृष्णा सोपती के लिए सारे लोग कहते थे बेकार की लड़ाई है, अपना बैंक खाली कर रही। नहीं, हो सकता है ये लड़ाई छोटी हो सकती है अगर लोग बैठ के इस बात को सुलझाते कि कॉपीराइट एक बहुत, उनका जिंदगी नामा एक मशहूर चीज हो गई थी जी जी। और उसका इस्तेमाल भी बहुत जगह हो चुका था। अगर उन्होंने कर लिया तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इतना खुला दिल तो होना चाहिए कि अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आप उसको बदल लीजिए। जैसे शालमली मेरी बहुत मशहूर नॉवेल है, लेकिन सडनली अगर कोई शालमली रख लेगा तो मैं दिमागी झटके में तो आ ही जाऊंगी, क्योंकि मेरा माइंड फिक्स्ड है ना कि ये मेरी किताब है। तो कुछ चीजें जो हैं
उसको हम लोगों को खुले दिल से समाज में लाना चाहिए, तभी हमारे किरदार जो हैं वो सामने आएंगे। देखिए बहुत बहुत सारी लड़ाइयां जो हैं सियासी तौर पे हमले रुक गए हैं जब दो सियासतमदान ने बात की है कि हमला करना है या नहीं करना, जिंदगियां बर्बाद करनी है या नहीं करनी है। मैंने उन औरतों को भी पछताते देखा है 80s में, जो बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर थी, लेखिकाएं थी, समाज सुधारक थी, सेविका थी, समाज सेविका थी, कि हमने बहुत जल्दी की अपनी जिंदगी को खत्म करने में, और दोस्तों ने उसमें बहुत आग लगाई। तो मुझको शाल्मली लिखना पड़ा। वो एक वैचारिक नॉवेल है जिसको मैं चाहती थी कि सवाल उठाऊं, उससे ज्यादा संजीदगी से बात हो, लेकिन बहुत बेवकूफी के सवाल उठाए गए और उसको बहुत बाद में समझा। शुरू में कृष्णा सोपती ने भी कहा था कि तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा जो किरदार तुमने उठाया है, लेकिन बाद में कहती थी कि नहीं नासा, वो किरदार हॉन्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमको खुदा ने एक हेल्दी माइंड दिया है और हमारे में इतनी ताकत भी है कि हम दूसरों की लड़ाई लड़ सकते हैं, उस वक्त आप उस संतुलन को देखने की कोशिश कीजिए जहां पे वो पुराना राइम दोहराइए ना। इस वक्त जरूरत है आपको चीजों को करने की, वो चीज करने की जिससे हमारा परिवार भी रहे, बच्चों को भी सुकून मिले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक बहुत ही बुरा आदमी आप उसके साथ एडजस्ट कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए। मैं ये क्राइम पेट्रोल और ये सावधान इंडिया कभी कभी देखती हूँ, उसमें एंड में औरतें यही कहती, हाँ वो तलाक ले सकती थी। ठीक है, आपको तलाक एक आजादी मिली है, क्यों नहीं ले सकती आप, लेकिन जरा सी बात पे आप तलाक क्यों लेंगे? मैम आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि आप देखिए, आप तो पूरी दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान की बात कर रही हैं, आप संवाद की बात कर रही हैं, और अगर संवाद होगा तो समस्याएं ही नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम संवाद को भूलते जा रहे हैं। गांधी ने भी कहा था कि समाज पे ही काम होना चाहिए, देश की आजादी इंतजार कर सकती है, सामाजिक सुधार नहीं इंतजार कर सकते। ये उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान था, जिसके बाद कहा जाता है कि उनके अपने शिष्य लोगों ने भी कुछ दूरी बना ली थी, जिनमें पटेल और पंडित नेहरू भी शामिल थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि आजादी जरूरी है और अगर अंग्रेज दे रहे हैं तो किसी भी कीमत पर हासिल की जानी चाहिए। और गांधी का मानना था कि आजादी इंतजार कर सकती है, लेकिन जो हमारा सामाजिक सरोकारों पे जो काम है, देश में अस्पृश्यता पर जो काम है, शिक्षा पर जो काम है, स्त्री के अधिकारों की जो बात है, उस पर काम किया जाना चाहिए और लगातार काम किया जाना चाहिए और कुरीतियों को दूर करना चाहिए। वो खैर ऐतिहासिक चीजें हैं जो बीत चुकी हैं। हम वर्तमान की बात करें, आपने मध्य एशिया पर बहुत सारा काम किया है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर भी काम किया है। इन सारे देशों को जिनका मैंने नाम लिया, सामान्य तौर पर अगर हम सरसरी निगाह पे देखें तो हम कहेंगे कि इस्लाम की कट्टरपंथीता वहां की समस्याओं की जड़ में है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर यही होता तो उनकी आपस में लड़ाइयां क्यों होती? तो उस समाज को, जो मध्य एशिया पर जो आपका काम है, वहां की समस्याओं को अगर मैं कहूं कि आप देश वाइज अगर आप खुद से बताएं कि भाई इस देश में मेरी समझ से वहां की बुनियादी समस्या लगभग ये है और उस समाज को इस दिशा में काम किया जाना चाहिए, या वहां के जो अंदरूनी समाज को, आपने परिवारों को जो देखा जिनके बीच आपने काम किया या रहे, वो क्या थे? मतलब उन देशों की विशेषता और उनकी खामियों के साथ अगर बताना हो तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपका वो काम बहुत महत्वपूर्ण है। और उस रूप में भारत के लोगों ने, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो लोग भले ही जानते हों, हम केवल राजनीति से जानते हैं, बम गोला बारूद से जानते हैं ईरान को, हम केवल ये जानते हैं कि अयातुल्ला खुमैनी साहब वहाँ के लीडर हैं और उन्होंने ये बयान दे दिया।
लेकिन वहाँ का जो समुदाय है, समाज है और परिवार है और वहाँ का जो माहौल है, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, हिंदुस्तान को छोड़ के, क्योंकि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, उस पर गहरी पकड़ मेरी है ही है। और दूसरे जितना हिंदुस्तान परतदार है और वर्गों में और धर्मों में बटा है, उसी तरह मेरे ख्याल से अफगानिस्तान जो है कबीलों में बटा है, दूर दूर बसे हुए लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य भाषा दो है और दो तरह की वहां पे लड़ाई है, लेकिन वहां पे राजनीतिक मसले ज्यादा हैं। और कभी भी वहां के शासक ने पूरे अफगानिस्तान पे हुकूमत की ही नहीं, काबुल और कुछ शहरों तक महदूद रहे, क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। इतने छोटे छोटे कबीले हैं, इतने जाके गुफाओं में और दर्रों में रह रहे हैं। तो उसमें जितना मैंने देखा, उसमें ये था कि काबुल बहुत एडवांस रहा। वहां पे यूरोपियन ड्रेस भी रहे, लोग बाहर पढ़ने भी गए और उनका घर, उनकी सारी चीजें बहुत ही नफीस कायदे के, बड़े बड़े शोरा रहे हैं और इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, पोएट रहे हैं, टेक्नीशियंस रहे हैं, सभी कुछ रहा है। तो वो क्लास आपको पूरे मिडिल ईस्ट में मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि आप लोगों को खुद ही पता चल गया है कि पिछले 40 साल से अफगानिस्तान कितनी करवटें बदल चुका है और किस बुरी तरह से उसका शोषण होता रहा है। अब सवाल ये है कि ये मुजाहिदीन कौन थे और तालिबान कौन है और अमेरिका वहां क्यों गया और फिर क्यों लौटा, रशियंस क्यों गए, वो क्यों लौटे, और अब तालिबान लौटेंगे या वहीं रहेंगे। ये सारे सवाल को समझने के लिए आपको अफगानिस्तान को समझना होगा। और अफगानिस्तान के लोगों की मांग जो है वो सीधे सीधे यही है कि हम अफगान हैं, हम अफगान हुकूमत चाहते हैं और पश्तूनवली चाहते हैं या पख्तूनवली चाहते हैं, उनके अपने कानून, अपनी भाषा की बात करते हैं। और उनको बहुत ज्यादा शिकायत ईरान से रही है और जो पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं उनको वो सोचते हैं कि वो इनका शोषण करते हैं, इनको पीछे करते हैं। तो ये बात एक प्रोग्राम में या एक सवाल के जवाब में मैं नहीं दे सकती हूँ। और इसके लिए जो स्टडी मेरी रही है उस पे पहुंचते पहुंचते मैं यहाँ पे फिलहाल पहुंची हूँ कि जितना शोर सियासी तौर से तालिबानों का हुआ था उस जमाने में, जब अमेरिकन आए थे और इन लोगों का मजाक उड़ा था, तो उस वक्त मुल्ला उमर का जो एटीट्यूड था वो एक समाज सुधारक और एक उसका हुआ। लेकिन धीरे धीरे चीजें डिरेल्ड होने लगती, क्योंकि इन लोग जो हैं ये बेवकूफ बना के उनका जितना भी जिसे कहते हैं बेहतरीन, जिसे कहते हैं खनिज वहां पे है बेहतरीन, लेकिन अमेरिका ने ये देखा कि जितना वो खर्च कर रहा है सिक्योरिटी पे और जंग पे या औजारों पे, उसका नतीजा कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो उसने बेसिक चीजें, रशिया ने तो बेसिक चीजें वहां की बुनियादी बदलाव कर पाए, लेकिन ये बुनियादी बदलाव चमक दमक में तो ला पाए, लेकिन जैसे दिलों को अपनी तरफ खींचना होता है और गरीबों को उनका हिस्सा देना होता है, वो ये सब कुछ नहीं कर पाए और थक हार के वापस आ गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें तालिबानों पे संजीदगी से सोचना चाहिए कि आप रहिए और आप क्या चाहते हैं। सजा के तौर पे आपने खाना पीना बंद कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप खाना पीना दीजिए, उनसे कहिए कि आपको ये कानून बनाना पड़ेगा, तो हम जनता को भूखा नहीं मारेंगे, लेकिन हम आपके साथ ये करना है। वो कुछ कहते हैं, जनता किसी डायरेक्शन में जा रही है, सुपर पावर कुछ कह रहे हैं। तो ये तो बात एकदम फिलिस्तीन की तरह हो गई ना, कि कभी सुलझे ही का नहीं मामला अफगानिस्तान का। कभी चाइना सोचता है कि मैं जाऊं और कभी कोई और सोचता है मैं जाऊं वहां पे। और जिस तरह की हमारी प्रेस हो गई है,
उसमें बहुत डीप नॉलेज के साथ रिपोर्टिंग तो नहीं होती है, कहीं से कुछ पकड़ लिया, आपने कह दिया। तो उसमें अफगानिस्तान जो था वो एक तरह से, मेरी किताब का नाम भी है अफगानिस्तान बुजकशी का मैदान, कि पावर गेम का एक मैदान बन गया है। तो अब देखना ये है कि आधे से ज्यादा लोग मुजाहिद ये तालिबानों को चाहते हैं, क्योंकि उनको शिकायत है कि हमें तो कुछ मिला नहीं, हमारा समाज खराब हो गया, हमारी बच्चियां खराब हो गई। अब वो एक तरह की सोच के लोग हैं, उनको उस तरह ट्रीट कीजिए और उस अंधेरे से निकालिए। तो अक्सर लोग कहते हैं आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? अगर आप जाहिलों से या गरीबों से या पिछड़ी सोच के लोगों को से हमदर्दी नहीं करेंगे तो उनको बाहर कैसे निकालेंगे? सही बात, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण जी, है। तो इस गहराई से आप इसको देखिए अफगानिस्तान को। हिंदुस्तान ने शुरू में रशियन दोस्ती की वजह से उतना खुल के साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में तो बहुत ज्यादा मदद हुई उनकी, इसमें कोई शक नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि सियासी पैतरे तो बदलते रहते हैं, लेकिन मैन टू मैन क्या रहा? हमने अपने पड़ोसी देशों से कौन सा रिश्ता रखा? कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि ये मुस्लिम देश है, उन्होंने कहा ये हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन अब उनको मुस्लिम देश की तरह आप ट्रीट कीजिएगा तो आपके मजदूर तो वहीं की जाके रोटी खा के आते हैं और उनके घर बन जाते हैं, उनके यहाँ शादियां हो जाती हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये कौन सा खेल है जो खेला जाता है? तो एक तो मुझे अफगानिस्तान के सिलसिले से ये कहना है कि अफगानिस्तान को कई परतों में आप देखिए और ये देखिए कि एक्चुअली उन लोग क्या चाह रहे हैं। तालिबान, और तालिबान को तो कहा था बुश ने कि खत्म हो गए तालिबान, कहीं नहीं नजर आएंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो तालिबान आते और जाते हैं, जितने हमारे सरदार व्यापारी हैं जो अफगान हिंदू हैं, उनका कहना तो यही वो मेरा मुल्क है और हम इसलिए आए हैं कि हम तालिबानों से डर के नहीं आए हैं, हम डर के जंग से आए हैं कि हमारी चीजें बर्बाद ना हो जाए, हमारी जान ना बर्बाद हो जाए, हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं आग सुलगाने पे अब बिलीव करने लगे हैं और हम पत्रकार भी। तो उसमें यह है कि दूर से बैठ के रिपोर्टिंग करना और अपनी जान को बचाए रख के हजारों की जानों के बारे में गलत राय देना, ये मुनासिब नहीं है। दूसरे मैं ईरान की तरफ आती हूँ। ईरान के शाह का दौर भी मैंने देखा और खुमैनी साहब का भी दौर देखा और अभी मैं गई थी, ये दौर भी देखा जो लेटेस्ट है जी। इतना तो मैं कहूंगी कि ईरान ने बहुत काम किया इस्लाम की फिलॉसफी पे, किताबों पे, और उन्होंने काफी खूबसूरत इमारतें अलग से बनवाई और बहुत डिवोशन है और बहुत, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम पे उन लोग प्रेशर में हैं। नाकाबंदी है उसके बाद भी वो टूटते नहीं, इसकी मैं तारीफ करूंगी। लेकिन उनकी मजबूरी जो है, आप जब धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, उनकी सबसे मजबूरी वही थी जो हमारी थी कि हमने खादी अपनाई थी और विदेशी चीजों को जलाया था। उन्होंने इस्लाम को कहा कि नहीं, हम हमारी पहचान है। अब उसमें कई तरह के लोग आ गए हैं, ओपन माइंडेड इस्लामिक मौलवी, रूढ़िवादी और जाहिल, उनकी टकराहट हुई। साम्यवादी आपस में लड़ पड़े बिना कुछ सोचे समझे कि ये उनकी लड़ाई बहुत ही अजीब तरीके से खत्म होगी, तो वो उसमें रह गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और एक दूसरे ग्रुप की इत्तला देके उस सबको, मुजाहिदीन भी इसी तरह खत्म हुए। तो ईरान का प्रॉब्लम समाज और धर्म नहीं है, वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सियासत है। और देखिए हंसी खेल नहीं है कि अमेरिका को इन लोग किसी तरह दबते नहीं है। मतलब अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया कि आप सिर्फ 2 जहाजों को उड़ा सकते हैं अपने यहाँ से, मतलब 2 नाम की फ्लाइट को आप और उसमें नहीं कर सकते हैं।
आप ये बंद मत है, इतनी मौतें हो रही हैं चीजों की कमियों की वजह से, हॉस्पिटल में ना पहुंचने की वजह से, लेकिन वो सब कुछ सहने के बाद भी अपनी आइडियोलॉजी से नहीं उठे कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, क्योंकि इसने हमारा शोषण किया और आगे भी ये शोषण करेंगे। और इजराइल से भी इसी तरह उनका सिलसिला है, क्योंकि वो फिलिस्तीन की तरफ है। तो जो सद्दाम हुसैन कहते थे कि जब तक मैं जाग रहा हूं तुम लोग आराम से सो, क्योंकि सद्दाम से भी लोगों के चिढ़ने की एक वजह बहुत बड़ी थी कि सद्दाम अपने अरब प्राइड को लेके चलता था, उसको इश्क की हद तक मोहब्बत थी हिंदुस्तान से। उसके यहाँ की सारे लोगों की ट्रेनिंग यहाँ के इंडियंस ने की थी, जैसे अफगानिस्तान में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो सारी चीजें थी। लेकिन जो उसकी समाज को सुधारने का तरीका था वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा था कि आपको एक शादी करना है, औरतों को आधे दिन काम करना है, पूरी तनख्वाह लेना है, क्योंकि आधे दिन वो कौम के बच्चों को पालती हैं। तो ये सब जो सोच थी, और उसने सुन्नी होने के बाद जो शिया लॉ था शरीयत का, जो ज्यादा ओपन और औरतों के फायदे में जाता था, उसको अपनाया। आप देख लीजिए दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है उस दौर का शिया लॉ के अलावा कि जिसमें ये बताया गया हो कि अगर आपके भाई और बाप मर गए हैं तो वो जायदाद अपने आप या तो माँ के पास आएगी या लड़कियों के पास जाएगी, चचाजाद भाई या कुछ नहीं लेंगे, अपने आप लड़कियां दावेदार हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है क्या बचता है इस बराबरी के बाद? लेकिन इसको जानते कितने लोग हैं, क्योंकि कोई स्टडी नहीं करता, मुसलमान खुद इस्लाम की स्टडी नहीं करता है। तो जब आप अपने बनाए कानून को खुद नहीं समझते हैं तो आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? और ये चेतना शाहबानो केस से मुझ में आई कि हम लोग जज्बाती तो बहुत हो रहे थे, नॉलेज कुछ भी नहीं थी, जीरो। और उसमें जो था वो जड़ मौलाना जीते इसीलिए कि उन्होंने गलत बयानी की और हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। तब से देखिए औरतों ने शरीयत लॉ पढ़ना शुरू किया और अपनी लड़ाई खुद लड़ी। उसका नमूना ये जो जामिया का वो था, जिसे शाहीन बाग, वो था कि ना तो वहां मर्द दिख रहा था ना कोई मौलवी दिख रहा था। ये तो बहुत बड़ा औरत के मूवमेंट में मोड़ है कि उसने मौलवी को रद्द कर दिया। आप खुद सोचिए कि उसने लिफ्ट ही नहीं दी। और इस्लाम खुद कहता है कि तुम निकाह अपने से कर सकते हो, मौत की दुआ अपने से पढ़ सकते हो, तुम्हें मौलवी की जरूरत नहीं। ये सब चीजें दी गई हैं। मौलवियों ने तो एक तरह से वो चीज अपनाई क्योंकि हमारा कल्चर गंगा जमनी है, तो इन्हें लगा कि जिस तरह पंडित और पुरोहित डोमिनेट करते हैं हमें उस तरह रहना चाहिए। तो इस्लाम की प्रैक्टिस तो पूरी दुनिया में नहीं है, और मिडिल ईस्ट में तो सियासत है। सद्दाम की बर्बादी के बाद जो सीरिया था वो जिद पे आया हुआ था, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। सद्दाम की अगर रिपोर्ट ना होती तो सद्दाम फिर पावर में आते, लेकिन बहरहाल बात खुल गई इत्तेफाक से और सब कुछ तबाह हुआ। क्योंकि जो मेरी किताब है मर्जीना का देश इराक, तो मैंने वहीं तक खत्म कर दी थी उस किताब को, लेकिन बाद में एक चैप्टर मुझे सद्दाम पे लिखना था। और जैसे जैसे मैंने, क्योंकि मैंने पहले इराक को देखा था, सद्दाम को नहीं देखा था। जब मैंने सद्दाम को देखा तो इराक ज्यादा समझ में आया, अरबिस्तान ज्यादा समझ में आया। जैसे हम अपने को जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, आज भी हम चीखते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ये बहुत आसान नहीं है हमको सुने बगैर ये कह देना कि ये देशद्रोही है। आपको समझना पड़ेगा दूसरा आदमी क्या चाह रहा है और उसका मुल्क क्या था और क्या होता जा रहा है। तो ये जो हमदर्दी का एटीट्यूड लेके मैं चली, ये लोगों के समझ में नहीं आता कि इन्होंने शाह को भी के सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया, फिर खुमैनी के सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया। और देखिए मैं 35 साल बाद जब ईरान बुलाई गई
प्रिजनर्स ऑफ वॉर के सिलसिले से कि आके मिलिए उनसे, क्योंकि मेरी फिल्म की वजह से 100 लोग जो थे वो आजाद हुए थे बच्चे। तो बच्चे बड़े हो गए थे, 45 साल के और 50 के, 35 के, सबके बड़े बड़े बच्चे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात सही कह रहे हैं तो कुछ दिनों बाद वो बात सामने आती है। जी, तो उन देशों में औरतों के ऊपर इसलिए नहीं जुल्म और सितम है कि वो बैकवर्ड है या इस्लाम में बैकवर्डनेस है। बात यह है कि अगर आपके यहाँ मल्टीनेशनल फौजें बैठी हुई हैं तो आपकी औरतें आजाद तो नहीं फिरेंगी। इसका तजुर्बा तो जब तक आपको होगा नहीं तो आप उस गम को समझेंगे कैसे। पाकिस्तानी कहते थे कि जितने दिन तक अफगानिस्तान में रशियन फौजें थी हम जानमाज पे बैठे रहते थे। आप कश्मीर में देखिए, जिस जमाने में बहुत उसके ऊपर हमारा आतंकवाद था, उस जमाने में भी यही बात लोग कहते थे। यही बात दूसरे मुल्कों में कही जाती है कि ये गैर लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। और मुझे याद आता है कि हम लोगों के लिए मुसीबत हो गई थी जिस जमाने में पुलिस जेएनयू में बिठाल दी गई थी हम लोगों के घरों के सामने, कि हमारे सारे मूवमेंट वो नोट कर रहे हैं। तो एक छोटा सा तजर्बा हमको परेशान कर रहा था, तो वो तजर्बा देखिए कि जिसमें आपके सारी फौज जो है आपको कर रही है। लेकिन वहां की औरतों की मैं तारीफ करूंगी, वो बुर्का ओढ़ के तैराकी में भी इनाम ले रही हैं, वो फुटबॉल भी खेल रही हैं, वो गाना भी गा रही हैं। और चलो ठीक है, तुमने कह दिया तो हमने फैशन एक दूसरी तरीके से कर लिया, नए तरह से स्कार्फ बांधने को इजाद कर दिया। तुम कहाँ तक दबाओगे? मैम, किसी भी समाज के विकास में कौन से कारक महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से, क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है होगी कि जनता में और सरकार में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिन जिन हुक्मरानों ने ऐसा किया और कॉमन आदमी के साथ बात किया, वहां वहां के शासकों की तारीफ आज भी तारीख करता है। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच लिया कि हम तुम्हारे लिए भी करेंगे और उसको अपने मुल्क के बारे में पता ही नहीं है कि क्या है, वहां पे जरूर अराजकता होती है, असंतोष होता है, परेशानी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरानियों का मिजाज जो है वो इस्लाम के मानने के बाद भी जरदुश्ती है, पारसी है, उनका एक सिलसिला रहा है। तो वो धर्म को धर्म की तरह तो लेंगे, लेकिन ईरानी मिजाज की जो भुलावट है वो सऊदी अरेबिया वाला नहीं होगा। अफगानिस्तान जो है वो एक समझिए कि आज से 100 साल पहले तक उसके कुछ हिस्से बुद्ध धर्म के और मानने वाले थे। वो कैसे आप सोच सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब गई थी वहां पे 87 में, बहुत रिसर्च करना मुश्किल था। जब कहती थी कि आप 5 वक्त नमाज, तो उनको यही नहीं पता था कि इशा की नमाज कब होती है और फला की नमाज क्या होती है। तो वो जो है अपनी सियासत से इस्लाम का बैनर ले रहे हैं, उसमें जड़ता भी आ गई है। आपने जितने भी जो आपके यात्रा संस्मरण भी हैं, रिपोर्टाज जिसको हम कह रहे हैं, आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मैं बतौर इतिहासकार अपने समय को दर्ज करूं बनिस्बत एक साहित्यकार के? देखिए, मैं कुछ भी नहीं थी, ना मैं साहित्यकार थी, ना मैं अपने को जानती थी। मैं तो कुछ और करना चाहती थी, मैं ज्योग्राफर बनना चाहती थी। लास्ट जो मेरा इच्छा थी वो ज्योग्राफर बनने की थी। ना आर्टिस्ट बन पाई, ना डांसर, ना फिल्म एक्ट्रेस, कुछ भी नहीं बन पाई है। तो बन क्या गई मैं? ज्योग्राफर, वो भी नहीं बन पाई। अब सवाल ये है कि मैं जब अफगानिस्तान में थी तो वहां कल्चरल अटैची जो थे उनको पर्शियन आती थी, तो बड़ी दोस्ती हो गई बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने जब हमारा बायोडेटा देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो हिस्ट्री लिख रही है टाइम की। तो मुझे बहुत अजीब सी बात लगी थी। तो सवाल ये है कि इतिहासकार तो मैं नहीं हूं, लेकिन टाइम
फ्रेम जो है उसको तो मैं दर्ज कर रही हूँ, जो जो मैंने देखा। जी। और मैं तो क्या बनना चाहती थी, मुझे जिंदगी ने मुझसे कहा ये दरवाजा खुला, तुम्हें इसमें दाखिल होना है, जैसे वो मुझसे कह रही हो। और जो दरवाजा मैं खोलना चाहती थी वो खुला दरवाजा मुझे नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात है। ये अजीब सी बात है कि मेरा पूरा, जिसे कहते हैं, ख्वाहिश थी कि मैं चाइना घूमूं, मैं अफ्रीका घूमूं, वहां के जंगलों में खो जाऊं। और जब बेटा वहां पे एज अ प्रोड्यूसर गया तो मुझे बड़ी खुशी थी कि इस बहाने मैं अफ्रीका घूम लूंगी, लेकिन वो छोड़ दिया उसने, अगला प्रोजेक्ट नहीं किया वहां पे। तो ईरान तो मेरे जहन में नहीं था कि मैं ईरान पे इतना काम करूंगी, ना मेरे साथ पॉलिटिक्स होती और ना मुझे जिद सवार होती कि मैं ईरान को एकदम, जिसे कहते हैं, ईरान पे काम करूंगी। जबकि अफगानिस्तान पे मैंने उससे ज्यादा गहरा काम किया है, लेकिन शायद वो एक किताब तक महदूद हो गया और एक कहानी तक महदूद हो गया। तो ये है कि मेरी कहानियों में भी शायद आपको बहुत कुछ मिले इसी तरह के जो आपने सवाल किया है कि कैप्चर हुए हैं। टाइम फ्रेम मेरे यहाँ है, बहुत ज्यादा है टाइम फ्रेम, और अपने टाइम को मैंने अच्छी तरह पकड़ा है, इसमें कोई मुझे शक नहीं होता। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने टाइम के प्रति जवाब दे रही हूँ। मैंने जिम्मेदारी महसूस की, मैंने बेचैनी महसूस की, मैंने हर उस मुद्दे को उठाया जो परेशान कुन था। जबकि एक राइटर के लिए क्या है, वो जज्बाती कहानियां लिखे, उसे जरूरत क्या है इस तरह से मतलब जाए। और रहा ये मुल्कों में जाने का कुछ, तो ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि जब मुझे पर्शियन में एमए करना था और ईरान जाना था तो फिर उर्दू ही मुझे ठीक से पढ़नी थी, उर्दू ही में मुझे लिखना चाहिए था। तो मेरी जिंदगी ने मेरे लिए, जिसे कहते हैं, रास्ते खोले हैं। और दूसरे बेटे ने एक मरतबा कहा था, आप वो ज्यादा दूर तक नहीं देखती। मैंने कहा मेरे हाथ में लैंटर्न है जिसकी रोशनी मेरे पैरों पे पड़ती है, मैं सिर्फ वहां चलती हूँ कि मेरे पैर ठीक से पड़े। क्या बात है, बहुत सुंदर। जैसी जितनी खूबसूरत आप हैं और जितने खूबसूरत आपके विचार हैं, वैसी ही आप इतना ही अच्छा लिखती हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, लगभग हम आखिरी इस साक्षात्कार के आखिरी चरण में हैं। आप किस ऐसी पात्र को लिखने के दौरान अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब आपने पाया? क्योंकि आपकी कहानियों में लगभग सच्चाई है, आपके उपन्यास में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप काल्पनिक संसार गढ़ रही हैं। आपने जिनको देखा लगभग उन्हीं की कहानियां लिखी। तो ऐसा कौन सा उपन्यास या आपकी अपनी कृति कौन सी ऐसी है जो आपके दिल के करीब है, और पात्र कौन सा ऐसा है जिसको आपको लिखते समय आपने लगा कि नहीं, मैंने इसकी पीड़ा, इसके दर्द को बयान कर दिया और मैं कुछ कर पाई? देखिए, हर नॉवेल को जब मैं लिखना शुरू करती हूँ बुरी तरह डूब जाती हूँ और बेचैनी महसूस करती हूँ जब तक मुझे इत्मीनान ना हो। मैं लोगों से राय भी लेती हूँ और मुझे राय लेना कुछ भी बुरा नहीं लगता है। मेरी मर्जी मैं क्या बदलूं और क्या करूं। लेकिन मैं सुनाना भी पसंद करती हूँ कि मेरे कानों को भी वो बातें जो अखरे उसको हटाऊं। मैं उसके ऊपर काम भी बहुत ज्यादा करती हैं, शब्दों के चयन पे और इस सब पे। लेकिन जैसे ही वो नॉवेल खत्म होती है, रोमांस खत्म हो जाता है और किसी दिल फेंक की तरह मैं आगे बढ़ जाती हूँ किसी और मौजू पे, और लगता है कि अब ये पाठक की चीज हो गई है, जैसा ये महसूस करें देखा जाएगा। लेकिन जब तक मैं डूबती हूँ, बहुत गहरे डूबती हूँ। लेकिन एक ऋण रहा मेरा और एक तकलीफ रही बहुत ज्यादा मुझे, कि राइटर्स बहुत कम ऐसे रहे हैं जो राइटर की तरह जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से गुजारते हैं।
इज्जत तो कमाना जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत दौलत कमा ली है तो क्या हुआ, कभी कभार आपको पूछा जाएगा। लेकिन राइटर तो बिना पैसे के भी इज्जत कमा लेता है, बिना बख्शिश दिए, रिश्वत दिए, अपनी राइटिंग के बल पे। उसकी सारी चीजें अमूर्त हैं, और अमूर्त चीजों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो क्या चीज होती है जो आपके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा करती है? लिखते बहुत लोग हैं, लेकिन जीते बहुत कम लोग हैं। तो उसमें जब मैंने अपने ट्रांसलेशंस देखे, जो खाली वक्त में मैंने किए बाहर के मुल्कों में जाके अंग्रेजी से, और जो फारसी आती थी या दरी आती थी उससे सीधे किए, तो वो चोरी होना शुरू हो गए। तो मुझे लगा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये मेरी चीज और लोग मेंशन नहीं करते हैं। तो मुझे लगा इसको कंपाइल किया जाए। कंपाइल करने के दौरान में कुछ ऐसी चीजें मुझे मिली अरब राइटर्स के बारे में, जो उनकी लिखी हुई चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो थी उनकी जिंदगी, कि उन्होंने अपनी कितनी कुर्बानियां दे के एक लाइन लिखी है, या ईरानियों ने कौन से खतरे लेके आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता खोला है। वो खुला हो ना हो वो अलग बात है। तो इस चीज ने, जब मैंने किताब लिखनी शुरू की अदब में बाई फसली, 8 साल जरूर लगे, और वो मैटर भी बढ़ता चला गया, और प्रूफ में भी कुछ परेशानियां आती रही, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अरबी शब्द थे जिसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए भी मुश्किल था, लिखना भी मुश्किल था, और उसका करेक्शन भी मुश्किल था उन लोगों के लिए, हिंदी प्रूफ उठाने वालों के लिए। तो वो सारी परेशानियां थी, लेकिन जो राइटर का दर्द होता है ना, उसको मैं पकड़ पाई। और मुझे लगा एक बहुत बड़ा ऋण था कि मैं उन लोगों को ला पाई जो बहुत बदनाम मुल्कों के गुमनाम राइटर हैं। हम शेख की बात करते हैं, हम अपने किरदारों में एक अरब ला के खूब हंसते हैं। वो हंसी तिरस्कार की नहीं होती, प्यार की होती है। हम काबुली वाला को देखते हैं तो काबुली वाला से हट के हम सही काबुली वाले को नहीं पकड़ पाते हैं। वो क्या कह रहा है, ये तो देखिए आज का काबुली वाला क्या है। आज का काबुली वाला मिनी के काबुली वाले से अलग नहीं हुआ है। या पंचतंत्र को जिंदा करने वाला अनुशेरवाने आदिल कैसे पंचतंत्र को ले जाता है, हमारी कहानियों को संस्कृत से अरबिक और फारसी में लाता है। वो मोहब्बत का जो टोन था वो कहाँ गायब हो गया। तो कहीं कहीं पे तो मैंने ये देखा है कि औरतों को लेके इन लोगों ने कितना काम किया है, सोसाइटी को लेके क्या काम किया है, दरबदर हुए हैं, बाहर के मुल्कों में जाके इन्होंने लिटरेचर के लिए कितना काम किया है, बहुत किया। तो उसने मुझे हिला के रख दिया है। और जिस वक्त ये किताब खत्म हुई अदब में बाई फसली, मुझे लगा कि मेरे अंदर से बहुत सुकून हो गया। मैंने एक ही नेक काम किया है कि अपने वर्क के दुखों को बहुत गहराई से टच करके जितना मुझसे हो सका, मैंने उनके मुल्क के बारे में, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के अनुवाद के बारे में एक काम किया है। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि आपने अदब में बाई फसली को इतना ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि वो आपके एक लंबे समय का काम भी था। हालांकि साहित्य जगत आपकी दूसरी, आपके उपन्यासों और बाकी आपने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ अच्छा है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि नासिरा जी की किताबों को जरूर पढ़ें, ताकि आपको एक पूरे ऐसे समाज के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में अमूमन हम यहाँ नहीं जानते हैं, या खबरों से जानते हैं। और खबरें उस समाज का आईना नहीं है, खबरें तात्कालिकता में घटती हैं और उनका एक अलग संदर्भ होता है। समाज जी माफ कीजिएगा, मैं यहाँ एक बात साफ करना चाहती हूँ। मैंने जितने गहराई से हिंदुस्तान पे लिखा, उतनी ही गहराई से मैंने बाहर भी लिखा, क्योंकि मेरे लिए सरहदों का, जात का, पात का, रंग का कोई भेदभाव नहीं। इंसान इंसान है।
लेकिन जो मैं बात कह रही हूँ कि जो कहानियां मैंने लिखी, सालों बाद मैं पढ़ती हूँ, मुझे टच करती है वो कहानियां। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें छोटा कर रही हूँ। जी। बात मैं यहाँ जो अदब में बाई पसली की कर रही हूँ, वो ये कर रही हूँ कि मैंने उस पीड़ा को पकड़ा है जो राइटर की पीड़ा होती है। शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि जो उसमें वैल्यूज को मैंने उठाया है ना, कि एक राइटर कितनी पीड़ा सहता है, कितनी कुर्बानी सहता है, किस लिए और उसे क्या मिलता है। वो किसी मिलने के लिए नहीं करता है, जो वो पाना चाहता यही कि उसकी सोसाइटी बदल जाए, उसके लोगों को न्याय मिले। इन सब चीजों के लिए जो वो सारी बंदिशें और सारी चीजें तोड़ता है और आजादी की डिमांड करता है, उसमें वो जो दर्द की यात्रा होती है, उसको मैंने थोड़ा बहुत पकड़ने की कोशिश इस किताब की रूह के जरिए किया है। मुझे ऐसा महसूस होता है। नहीं, वो मैं उस किताब की जब उसका अनावरण हुआ था तब भी, और आपको मैं बहुत बार सुन चुका हूँ अलग अलग मंचों पे भी, और आपके प्रकाशक का भी यह मानना है कि यह पुस्तक अलग थी। हम लोगों के पास जानकारी है, हमारे पास प्रेस रिलीज भी जब आती है तब भी। अब मैं आखिरी मेरा सवाल है कि आप इन दिनों क्या कर रही हैं? इन दिनों में क्या कर रही हूँ, मैंने अभी एक नॉवेल लिखी थी, जो लिखी तो मैंने 2 साल पहले थी, लेकिन अब प्रेस में निकलने वाली, बीच में बहुत सारी परेशानियां रही हैं। अल्फा बीटा गामा, उसका जिक्र मैं कई मर्तबा कर चुकी हूँ, लेकिन शायद 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आ जाए, तो उसका काम खत्म किया है, प्रूफ का। और दूसरे 1-2 अधूरी चीजें हैं जिसको मैं चाहती हूँ कि पूरी हो। उसमें 2 नॉवेलें भी हैं, एक बच्चों की है और एक बड़ों की है। ये अल्फा बीटा गामा की कहानी कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे दें हमारे दर्शकों को, और कहाँ से आ रही है? कुत्तों और इंसानों के रिश्तों को लेके मैंने किया। वैसे तो मुझे लग रहा था ये कुत्तों पे लिखा पहला नॉवेल है, लेकिन बाद में पता चला कि कई लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग तरह से कुत्तों पे काम किया है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो देसी कुत्तों को लेके है, और उनकी जिंदगी को मैंने इतने करीब से, कुछ ऐसे तजर्बे हुए कि मुझे लगा कि क्या बात है, जो कुत्तों के बिना हम जी भी नहीं पाते और बहुत धुतकारते हैं, और डायलॉग्स में भी कोसने देते हैं, तुम कुत्ते की मौत मरो और ये वो। तो ये कुत्ता है क्या? तो कुछ तो उसका हिस्टोरिकल वो हुआ, और कुछ एक मोहल्ले की कहानी है जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, और देसी कुत्ते और पेडिग्री कुत्तों का आपसी फर्क। बहुत दिलचस्प अंदाज से मैंने लिखा, छोटी कहानी थी, उसको शुरू किया था, फिर वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी हो गई, 200 पेज का नॉवेल हो गया। तो और प्रकाशक कौन है? हमारे इलाहाबाद के हैं, राजकमल समूह तो है ही है जी। जी। मैम, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने दर्शकों से यह अनुरोध करते हैं कि वे नासिरा शर्मा जी को अलग ढंग से पढ़ें। मध्य एशिया को समझना है तो बिना नासिरा जी को पढ़े आपका काम नहीं चलेगा। अगले बुधवार मैं ऐसी ही किसी एक शख्सियत के साथ आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक, और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताने से चूके नहीं, क्योंकि आपकी राय से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सुविधा मिलती है। धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया, सुनने वालों का भी शुक्रिया।